की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ, जहां जम्मू में तलाशी अभियान शुरू हो चुका है। जम्मू के मांडा इलाके में तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों को संदिग्ध गतिविधियों की यहां पर सूचना मिली थी और गौरतलब है कि बीते कई दिनों से इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां इस इलाके में देखी जा रही हैं। जम्मू रीजन में जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसी के मद्देनजर ये तलाशी अभियान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जम्मू के मांडा इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। इससे पहले रियासी, डोडा, कठुआ में बैक टू बैक जिस तरह से आतंकवादी गतिविधियां देखने को मिली हैं, उसके बाद लगातार इस इलाके में बड़े पैमाने पर गश्त को बढ़ा दिया गया और उसी क्रम में जम्मू के मांडा इलाके में यह तलाशी अभियान जारी है। सुरक्षा बलों को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद बड़े पैमाने पर इस तलाशी अभियान को यहां पर चलाया गया। और सीधे रुक करते हमारे सहयोगी राजन वैद का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी राजन, क्या अपडेट्स मिल रहे हैं मौके से? जी जासमीन, देखिए क्या सिक्योरिटी फोर्सेस को ये सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध जो है ये मांडा का आउटस्कर्ट इलाका है जम्मू का, नगरोटा से मांडा के बीच में जो है एक तलाशी अभियान चलाया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, जिसमें एसओजी के जवान और पुलिस के जवान और अदर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उसके जवान जो है वो शामिल है। पूरा जो जंगल का इलाका है और जंगल के इलाके को खंगाला गया है सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है उसका रूट भी यही है और यहीं से अमरनाथ यात्रा होके जाएगी। जब यात्री निवास बेस कैंप से निकलती है यात्रा तो मांडा होते हुए ही ये नगरोटा से फिर आगे निकलती है। तो ऐसे में ये सूचना मिलना बहुत ही संवेदनशील मामला बन जाता है और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इस इलाके को खंगालने में लगे हुए हैं। रात को ही सिक्योरिटी फोर्सेस के पास ये सूचना आ गई थी कि इस इलाके में कुछ संदिग्ध लोग जो हैं वो हो सकते हैं और जो ये इलाका है ये तवी के साथ लगता हुआ इलाका है और जंगल का, घने जंगल का भी इलाका है। जम्मू से बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में ये इलाका है और यहाँ पहले भी आपको याद होगा सिरडा में जो आतंकवादी जिनके साथ इनकाउंटर हुआ था वो भी यही साथ लगता हुआ इलाका है इसके। तो ऐसा जो ये जो रूट है, इलाका है, ये पहले भी जो आतंकवादी घटनाएं हैं इस रूट में जो आतंकवादी हैं उनके साथ इनकाउंटर हो चुके हैं और ऐसे में ये जो सूचना मिली है इस पे आप जो सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं, इस पूरे इलाके को, बड़ा इलाका है, इस पूरे इलाके को खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि कहीं न कहीं वो जो अगर कोई आतंकवादी है अगर उसकी जम्मू सिटी के अंदर पहुंचने की कोशिश है उसको रोका जाए, ताकि क्योंकि यात्रा भी कुछ दिनों में उसकी शुरुआत होने वाली है। तो ऐसे में जिस तरह से रियासी में यात्री को निशाना बनाया गया, ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जो यात्रा है वो बिल्कुल सुरक्षित जो है वो यहाँ से निकाली जाए और उससे पहले अगर कोई संदिग्ध यहाँ पे देखे गए हैं तो पुलिस अब उसको ढूंढने में लगी हुई है। जी बिल्कुल राजन, जिस तरह से ये गतिविधियां बैक टू बैक जम्मू रीजन में खास तौर पर देखने को मिल रही हैं, इसकी वजह से अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं क्योंकि अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है और इस पूरे इलाके में संदिग्धों का देखे जाना, टाइमिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं एक सवाल महत्वपूर्ण है और ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां क्या अतिरिक्त कदम उठा रही हैं ताकि किसी भी आगे आने वाले समय में अप्रिय घटना से बचा जा सके? इसमें सबसे अहम ये है, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जम्मू रीजन पिछले 1.5-2 साल से जो है काफी हॉट है। हम पूरे जम्मू रीजन की बात करें तो रजौरी, पुंछ है, चाहे वो डोडा है, भदरवा है, चाहे वो कठुआ का इलाका है, तमाम जगह पे जो है आतंकवादी गतिविधियां पिछले कुछ महीनों में हुई हैं और हाल ही में जो कठुआ और रियासी में जो है जिस तरह से वो अटैक हुए हैं उससे ये साफ हो जाता है कि जो आतंकवादी हैं वो अब निहत्थे लोगों को भी निशाना बनाने में लगे हुए हैं और उसमें जो यात्री हैं, जो यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं, वो भी निशाना हो सकते हैं आतंकवादी का, जिसको देखते हुए अपना इंटेलिजेंस ग्रिड जो है वो मजबूत किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और कोशिश यही है कि जो यहाँ पे OGWs हैं उन पे पैनी निगाह रखी जाए और अगर लोगों से भी ये आह्वान किया गया है पुलिस की तरफ से कि अगर कोई संदिग्ध एक्टिविटी देखते हैं तो वो पुलिस को सूचित करें और जम्मू में इस वक्त हाई अलर्ट है और ये सब जानते हैं। तो ऐसे में विभिन्न इलाकों में जहां जहां पुलिस को इनपुट्स आ रहे हैं वहां पे जो है इस तरह के गहन तलाशी अभियान इस वक्त पुलिस ने चलाए हुए हैं। जी जासमीन, बिल्कुल राजन, आप नजर आप बना के रखें और OGWs का, क्योंकि आपने जिक्र किया और जिस तरह से रियासी में हमला था उसके बाद हाकिम दीन को और उसके पड़ोसी को पकड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं ये अब स्थापित हो चुका है, जाहिर है कि लोकल इन्वॉल्वमेंट इसमें है। कुछ चंद पैसों के लिए आतंकवादियों की मदद गांव वाले भी करते हैं, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि हाकिम दीन का एग्जाम्पल सामने है। बहरहाल आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया राजन जुड़ने के लिए हमारे साथ।
आगे बढ़ते हैं और 1960 की सिंधु जल संधि के सिलसिले में पाकिस्तान का 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। ये प्रतिनिधिमंडल विश्व बैंक के तटस्थ प्रतिनिधियों के साथ पहुंचा है। पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने किश्तवाड़ में 850 मेगावाट के रटल पावर प्रोजेक्ट का दौरा किया और ये प्रतिनिधिमंडल 350 मेगावाट के किशन गंगा पन बिजली परियोजना यानी कि किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण करेगा। दरअसल 9 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि के तहत हर साल भारत पाकिस्तान के विशेषज्ञ सिंधु और सहायक नदियों पर तय शर्तों का अध्ययन करते हैं। इसी के तहत ये दौरा हो रहा है और अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला महत्वपूर्ण दौरा है। आतिफ लोन हमारे सहयोगी इसी खबर पर बने हुए हैं। और आतिफ, आज किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा करना है। बीते कल का दौरा कैसा रहा, क्या प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं सामने? जी जैस्मिन, देखिए जो डेलीगेशन पाकिस्तान कल ही किश्तवाड़ पहुंचा था और तकरीबन 12 बजे के करीब इन्होंने पहला रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का विजिट किया और 12 बजे से लेकर तकरीबन 6 बजे तक जितने भी ये डेलीगेशन था, जो पाकिस्तानी डेलीगेशन था और इनके साथ जो इन्होंने वर्ल्ड बैंक के जो एक्सपर्ट अपॉइंट किए हैं, उन पूरा डेलीगेशन 850 मेगावाट रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में गया और वहां पर तकरीबन 5 से 6 घंटे तक ये डेलीगेशन रहा। और ये सबसे पहले इन्होंने विजिट जो है जो रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल है वहां पर इन्होंने विजिट किया और वहां पर डॉक्यूमेंट्स देखे गए किस तरह से रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, क्योंकि हमेशा पाकिस्तान ने इस खासकर जो रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इस पर ऑब्जेक्शन किया है, क्योंकि अगर देखा जाए हर साल की तरह इस साल भी पाकिस्तान का जो डेलीगेशन यहाँ पर आया है और इस पे यही देखने को मिल रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान इस बार जो यहाँ से जितने भी वो मीटिंग कर रहा है, जो विजिट करेगा, तो सामने आकर क्या आता है वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए आज दूसरा दिन है इस डेलीगेशन का और इसके बाद यहाँ आज बताया जा रहा है कि रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दोबारा से वो आज विजिट करेंगे और जो इस प्रोजेक्ट का जो साइट है और टनल्स है उनका विजिट वो करेंगे। और आगे बताया जा रहा है कि 1 या 2 दिन ये और यहाँ किश्तवाड़ में रुकेंगे और पकल डूल और कीरू पावर प्रोजेक्ट का भी ये यहाँ का विजिट करेंगे। जी जास्मीन, ठीक है आतिफ, आप नजर बना के रखे। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे और जम्मू एयरपोर्ट से सीधे मां वैष्णो देवी भवन हेलीकॉप्टर द्वारा जाने वाले श्रद्धालुओं के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। ये सेवा आज से शुरू होने जा रही है। फिलहाल ये सेवा श्राइन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर बुकिंग करवा सकते हैं और इस महत्वपूर्ण सेवा का लाभ ले सकते हैं। इनमें एक पैकेज 35,000 रुपए प्रति यात्री होगा, जबकि दूसरा पैकेज 60,000 रुपए प्रति यात्री होगा। 60,000 वाले पैकेज में वैष्णो देवी यात्रा के दौरान सभी तरह की सुविधाएं यात्रियों को प्रदान की जाएंगी। करणदीप हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। जी करणदीप, आज से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत हो रही है और इच्छुक श्रद्धालु जो पैदल चलकर नहीं जाना चाहते, इस सेवा का लाभ उठाना चाहते हैं, जरूर उनके बारे में विस्तार से जानकारियां दे दें। अब बिल्कुल माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को जो है वो एक और जो है बड़ी सुविधा मिलने जा रही है, जिसमें चॉपर सुविधा जो है वो जम्मू एयरपोर्ट से जो है पंछी हेलीपैड के बीच जो है वो अब 11 बजे जो है इसकी शुरुआत हो जाएगी। अब कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं को, जो श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं, उनके लिए जो है वो माता वैष्णो देवी जी के दर्शन करना और ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जो विदेशी जो श्रद्धालु हैं उनके पास समय जो है वो काफी ज्यादा कम होता है, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं श्राइन बोर्ड ने जो है वो ये फैसला लिया है कि जम्मू एयरपोर्ट से सीधा जो है पंछी हेलीपैड के बीच जो है वो ये सेवा चलाई जाएगी। पंछी हेलीपैड जो है भवन के बिल्कुल नजदीकी ये हेलीपैड है। इसके अलावा अगर बात करें सांझी छत भी जो है वो हेलीपैड जरूर मौजूद है, लेकिन पंछी हेलीपैड जो है बिल्कुल भवन के नजदीक है। श्रद्धालुओं को जो है वो पैकेज के तौर पर जो है ये सारा जो है वो फेयर रखा गया है। खान पान रहने के साथ साथ जो है वो वापसी जो है वो जम्मू एयरपोर्ट तक जो है चॉपर की जो है वो जरूर इसमें शामिल है। कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के आम लोगों को भी जो है इसका फायदा जरूर मिलेगा। जो लोग कम समय में माता के दर्शन करना चाहते हैं उन सबको जो है वो ये बड़ी सौगात के तौर पर जो है वो श्राइन बोर्ड प्रशासन ने जो है वो ये सुविधा पेश की है।
साथ ही करण ये भी बताएं कि कैसे इसकी रजिस्ट्रेशन होगी और फिर रजिस्ट्रेशन के कितने समय बाद इस सुविधा का लाभ लिया जा सकेगा। क्या इमीडिएट रजिस्ट्रेशन के बाद लोग इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं या कुछ तय समय सीमा है कि उस समय से पहले आपको रजिस्ट्रेशन पूरा करना है। फेयर को लेकर भी बहुत ज्यादा फेयर है या बहुत कम फेयर है, उसको लेकर भी किस तरह की प्रतिक्रियाएं या फिर क्या सोचकर डिसाइड किया गया अमाउंट। देखिए, जिसमें अभी तक प्रतिक्रियाएं जो है वो लोगों की सामने नहीं आई है, उन श्रद्धालुओं की बिल्कुल भी सामने नहीं आई है कि ये जो है वो आज से इस चीज की शुरुआत हुई है। क्योंकि अगर फेयर की बात करें तो ये लोग जो सक्षम है वही जो है वो इसमें कहीं ना कहीं फिलअप कर पा रहे हैं। ये सारी प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन जो है वो इसमें रखी गई है। और अभी तक जो वो आज से अगर शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआती दौर में भी काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट, अच्छा रुझान जो है वो श्रद्धालुओं में दिख रहा है। काफी ज्यादा पैकेज की अगर बात करें तो 35,000 से भी जो है वो पैकेज की शुरुआत होती है, जिसमें आने और जाने की सुविधा भी शामिल है, भवन में रहने की, दर्शन इत्यादि, और जो आरती होती है उसमें भी बैठने की जो है वो कहीं ना कहीं ये सुविधा जो है वो इस पैकेज में शामिल है। और आगामी कुछ दिनों के बाद कहीं ना कहीं IRCTC भी जो है वो एक पैकेज के तौर पर सामने ला रहा है, जिसमें माता वैष्णो देवी जी के साथ दर्शनों के साथ साथ जो है वो आसपास की खूबसूरती जो रियासी जिले में फैली हुई है और साथ ही विश्व के सबसे ऊंचे रेल पुल का भी भ्रमण जो है वो करवाने जा रहा है। ये एक बड़ी कहीं ना कहीं उपलब्धियां जो है वो जम्मू कश्मीर में देखी जा रही हैं। जो देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं पूरा जम्मू कश्मीर का भ्रमण करवाया जाए, ये एक जम्मू कश्मीर प्रशासनिक अधिकारियों की जो प्राथमिकता रह रही है। जी जैसे बिल्कुल ठीक है करणदीप, बहुत शुक्रिया। नजर बना के रखें। और क्योंकि आज से ये शुरू हो रही है हेलीकॉप्टर सेवा और जब यात्री इसका लाभ लेंगे उसके बाद फिर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया। और खबरों का सिलसिला आगे जारी, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल के OSD संजय शर्मा का हार्ट अटैक से हुआ निधन। शूलिनी मेले के दौरान मंदिर जाते हुए हार्ट अटैक। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचे अपने पैतृक गांव, चुनाव प्रचार में लिया हिस्सा। कांग्रेस प्रत्याशी और धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के पक्ष में की वोट की अपील। बीजेपी प्रत्याशी होशियार सिंह पर जमकर बोला हमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर बोला हमला, कहा पूरी तरह से तानाशाही पर उतर आई प्रदेश सरकार, बीजेपी के नेताओं को कर रही टारगेट, खो चुके जनाधार की हताशा में कुछ भी कह रहे मुख्यमंत्री। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का आगाज। प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जितेंद्र सिंह समेत कैबिनेट मंत्रियों और कई सांसदों ने ली शपथ। संसद सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। 8वीं लोकसभा के पहले सत्र का आज दूसरा दिन है। आज बाकी बचे करीब 263 नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। प्रोटेम स्पीकर इन सभी को शपथ दिलाएंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी, कैबिनेट मंत्रियों समेत करीब 280 सांसदों ने बीते कल पहले दिन शपथ ग्रहण की और 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 जून को दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे और फिर 3 जुलाई तक दोनों सदनों की कार्यवाही चलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा शहीद रुहुल्ला मेहंदी ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि उनकी लड़ाई बेरोजगारी और अन्य मुद्दों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के संवैधानिक अधिकारों को लेकर भी है। इंजीनियर रशीद के बारे में आगा ने कहा कि उन्हें शपथ लेने की इजाजत दी जानी चाहिए थी और उन्हें जम्मू कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। सारे जो मौजूआत हैं, मुद्दे हैं, मसाइल हैं, अपनी कैंपेन के दरमियान उठाए थे। अब पार्लियामेंट में क्योंकि बाज़ाब्ता काम की शुरुआत हो गई है, डिबेट्स भी होंगी, तमाम चीज़ें होंगी और उसके बाद जो राष्ट्रपति जी का खिताब है वो होगा, उसके बाद उस पर शुक्रिया की तहरीक भी आएगी। तो किन मौजूआत को आप चाहेंगे कि पार्लियामेंट की जो मेज़ है, वहाँ का जो पटल है, उस पर रखें? देखिए, आम हालात होते तो मैं भी यहाँ के दूसरे पार्लियामेंट मेंबरान की तरह जॉब्स की बात करता, इस तरह के चैलेंज की बात करता। और जम्मू कश्मीर रियासत की बदकिस्मती ये है कि हम पे इस तरह की मुसीबत इस वक्त थोपी गई है जहाँ पे हमें अपनी शनाख्त के लिए, अपनी बका के लिए, अपनी बका की लड़ाई के लिए खड़ा होना है। जब हम जिंदा हो, हमारी शनाख्त जिंदा हो, हमारे हुकूक जिंदा हो,
तब हम दूसरे हालात पे बात कर सकते हैं, दूसरे मामलों पे बात कर सकते हैं। तो जहाँ पे मुल्क की तरक्की, जहाँ पे जॉब, जहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करना मेरे लिए भी लाजमी है और करूँगा। वहाँ पे हमारी आवाम जूझ रही है, हमारे बहुत सारे नौजवान इस वक्त कैद खानों में बंद है और अभी भी उन पे केसेस जो है शुरू नहीं किए गए। केसेस शुरू किए जाने के बगैर उनको कैद खानों में बंद रखा गया है। बहुत सारे हमारे नौजवान ऐसे जो रियासत से बाहर जेलों में बंद है। तो बहुत से ऐसे हमारे मसाइल हैं जिन पे बात करना है। तो आगे जाके जो ही मुहतरमा प्रेसिडेंट का जो खिताब होगा, उसके जवाब में जो डिबेट होगा, उसमें जो तकरीर करने का मौका मिलेगा, वहाँ से आगाज़ करूँगा अपने रियासत के मसाइल के बारे में बात। आपने बात की नौजवानों की, तमाम लोगों की, लेकिन आपके एक साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको आज हल्फ लेना था, वो हल्फ नहीं ले पाए, वो तिहाड़ जेल में हैं। उनके ऊपर टेररिज्म सपोर्ट का इल्ज़ाम है, यूपीए का मुकदमा लगा हुआ है। तो क्या चाहेंगे आप, क्या उनको बाहर लाया जाए, क्या वो भी हल्फ उठाए? जम्मू कश्मीर के हवाले से इस मुल्क की जमहूरी अक़दार कैसे है, इसी मिसाल से आपको वाज़ेह होना चाहिए। एक चुना हुआ नुमाइंदा इस रियासत का, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने उसे वोट दिया, कामयाब किया, उससे ये ज़िम्मेदारी दी कि उनकी नुमाइंदगी करे इस पार्लियामेंट में। मगर ये हुकूमत जो है अपने गुरूर से बाज नहीं आती है और बेल तक भी नहीं दी गई। मतलब मुझे नहीं पता कि इतना क्या बिगड़ जाता कि अगर उन्हें हल्फ दिलाने के लिए एक दिन की बेल दी जाती कम से कम, या अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए सेशन अटेंड करने की इजाज़त दी जाती। मगर ये अपने गुरूर में मस्त है, जमहूरी अक़दारों को रोनते चले आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि इंजीनियर रशीद जो है, जिनको मुंतखब किया गया है लोगों के ज़रिए, उन्हें पार्लियामेंट में लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका दिया जाए। वहीं पे उतना ही अहम और उससे ज़्यादा अहम हमारे हज़ारों नौजवान हैं जो इस वक्त जेलों में बंद हैं, मुल्क के बहुत सारे जेलों में बंद हैं। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के एक डिस्ट्रिक्ट में, पुलवामा में कुछ दिनों पहले दौरा किया। वहाँ पे मैंने गुजारिश की अपने जमात के साथियों से और उन सभी लोगों से कि फ़हरिस्त जमा करें। इसी तरह से दूसरे इलाकों से भी हम फ़हरिस्त जमा करेंगे जो हमारे नौजवान इस वक्त मुल्क के दूसरे रियासतों के जेलों में बंद है या मुक़ीद है, तो उनकी रिहाई के लिए हम इंशाअल्लाह रहमान यहाँ पे पूरी आवाज़ भी उठाएं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हसनैन मसूदी का कहना है कि इस वक्त जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उस पर संसद में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा के साथ साथ अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। 3 दिन के अंदर ये हलफबर्दारी मुकम्मल होगा और फिर पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। सदर जमहूरिया खिताब करेंगे पार्लियामेंट से, फिर उसी से शुरुआत हो जाएगी जो भी आजकल करंट इश्यूज़ हैं। आप देखिए, ये उम्मीद है कि ये जो आजकल जिन चैलेंज का सामना है उन चैलेंज पर चर्चा होगी। अभी नीट का मामला है या और बाकी मामलात हैं जो भी अभी इस दरमियान सामने आए हैं, जो इमर्ज हुए हैं, तो उन पर बात होगी, बहस होगी। तो हम चाहते हैं कि एक जो पार्लियामेंट सही मायनों में एक राष्ट्रीय पंचायत हो, जिसमें हर एक मुद्दे पर बहस हो, हर एक बात पर। और हमारा भी देखिए, हमारा मामला जम्मू कश्मीर का है कि यहाँ के स्टेट को यहाँ रिस्टोर करना, वो मसला भी है। तो इसी हवाले से जो बाकी जो करंट चैलेंजेस हैं उन पर बात होगी, वही उम्मीद है कि। लेकिन ये एक छोटा सा कुछ हफ्ते भर का सेशन है, इसके बाद जो मुझे लगता है कि आगे जो सेशन होगा उस पर ज़्यादा बहस होगा। लेकिन इसमें भी जो करंट जो चैलेंजेस हैं, जो इश्यूज़ हैं, वो उठाए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने इंजीनियर रशीद को लेकर ट्वीट किया है, उसको किस तरह? तो उमर अब्दुल्ला ने जब हमारे जो नायब सदर थे उन्होंने जो बात की, तो जाहिर सी बात है हम हर एक उसकी तायद में खड़े हैं। जो उनका मौक़िफ़ हम उनके साथ हैं, पार्टी उनके साथ है, जो भी उनका रहा है इसके मैं उनका मौक़िफ़ रहा है, तो वो तो जाहिर सी बात है पार्टी का। आगे बढ़ेंगे और श्रीनगर के बोहरी कदल के डाउनटाउन इलाके में भीषण आग लगी है और जिससे बाजार में मस्जिद को नुकसान पहुंचा है। मस्जिद के आसपास की कुछ इमारतों को भी आग से नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों की मदद से दमकल कर्मियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। आग लगने के कारण का पता अभी तक नहीं चल पाया। ये कल शाम की तस्वीरें हैं। इस हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कल शाम का ये वाकया है जब यहाँ पर इस तरह से आग लगी है। मस्जिद को खासा नुकसान होना यहाँ पर बताया जा रहा है और ये डाउनटाउन का इलाका है बोहरी कदल, जहाँ पर भीषण आग की ये तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि आग किस वजह से लगी ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन अब
बात की जो ये तस्वीरें हैं, आप मंजर देख सकते हैं, यहाँ माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। गनीमत ये रही कि जानी नुकसान की यहाँ पर कोई खबर नहीं है। सीधे रुक कर लेते हैं इसी इलाके का। सरोज कफील हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। जी सरोज, सबसे पहले तो जरा तस्वीरें दिखाएं और ये बताएं कि आग लगने का कारण क्या अभी तक स्पष्ट हो पाया है। लोगों से भी बातचीत करें, क्या इस वक्त मंजर देखने को मिल रहा है वहां पर? जैस्मिन, आपको बता दूं, जैसा आप अभी कह रहे थे कि कल शाम शहर खास का ये बोरी कदल एरिया है, जहां पे एक मस्जिद है, बाजार मस्जिद है, काफी तवारीखी हिस्टोरिकल मॉस्क है यहाँ पे, उसमें कल आग लगी और उसके तमाम आसपास के जितने भी स्ट्रक्चर्स है एडजेसेंट एरिया में, उनमें भी भीषण आग लगी और उस आग को काबू पाने के लिए काफी सारे दमकल कर्मी यहाँ पहुंचे और फायर ब्रिगेड का इस्तेमाल हुआ। और उसके मजीद अगर हम बोलें तो जब आग इतनी बेकाबू हुई तो यहाँ के जो लोकल हैं, लोग जो हैं यहाँ के, उन्होंने फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के जो कर्मी हैं उनकी मदद की। और उस टाइम पुष्टि नहीं हो पाई थी कि कितना नुकसान है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं जब हम बात करते हैं बोरी कदल की, शहर खास डाउनटाउन एरियाज की, तो काफ़ी क्लोजली निट है। जो यहाँ लोग रहते हैं, घर जो हैं काफ़ी आसपास हैं, एक दूसरे के साथ दीवारें लग के हैं, तो वो एक चैलेंज रहा। क्योंकि जो ही एक स्ट्रक्चर में आग लगा वो फैल गई, वो आग जो है बड़ी तेज़ी से फैली। लेकिन इसमें एक जो हम कह सकते हैं कि अच्छी खबर ये रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई है, लेकिन माली नुकसान जो है आज आके जब हमने देखा, असेसमेंट लिया, तो काफ़ी ज़्यादा है। अभी हमारी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो यहाँ पे हेड थे, अभी जो स्पॉट पे पहुँचे थे, उनसे भी बात की और उनका भी यही कहना है कि अगर हम इस वक्त बात करें तो करीबन 22 से 25 घर हैं ऐसे रेसिडेंशियल जहाँ पे जो ये आग है इसने अपना असर दिखाया। और उसके बगैर जो एक ये हिस्टोरिक मस्जिद है जिसे बाजार मस्जिद कहते हैं, हेरिटेज साइट्स में आती है क्योंकि 100 साल पुरानी मॉस्क थी और जो स्ट्रक्चर था उसका वो वुडन स्ट्रक्चर था। वुडन स्ट्रक्चर के कारण जो है आग बड़ी तेजी से फैली। अब जो लोग यहाँ मौजूद हैं, कोशिश करूंगा कुछ लोग हैं बात करने की, लेकिन अभी जैस्मिन कहीं ना कहीं सदमे में है। कई सारे लोग हैं जो बात करने को भी तैयार नहीं हैं और उसका रीज़न यही है क्योंकि देखें, एक जमा पूंजी होती है, एक घर बना होता है और ऑल ऑफ अ सडन जब आपकी गलती है भी नहीं और आपका घर जो है वो आज जल रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग जो हैं काफ़ी उदास हैं अभी यहाँ पे। और उसके मज़ीद अगर मैं आपको कहूँ, सुनने में ऐसा आ रहा है कि यहाँ पे एक दरसगाह है, दरसगाह जहाँ पे बच्चों को इस्लामी तालीम दी जाती है, कुरान पढ़ाया जाता है। सुनने में यह आया कि जो आग नमूदा हुई है वो इसी दरसगाह से हुई है और उसके कारण जो बाकी आसपास के स्ट्रक्चर्स थे उसमें भी फिर बड़ी तेज़ी से आग फैली। कल हम लोग जब स्पॉट पे थे हमने देखा कि कई सारे ऐसे लोकल्स जो हैं जब वो मदद करने के लिए आ रहे थे तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहे क्योंकि एक क्योटिक सिचुएशन हो गई थी। जैसा हम कल भी बात कर रहे थे, एक तो फायर मैनेजमेंट है और दूसरा उस फायर के चलने के बाद जो एक क्योस होता है उस क्योस को मैनेज करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है सतर्क रही, ऑन ग्राउंड थी। और जब उन्हें लगा कि लोग यहाँ के लोकल जो हैं वो बस मदद करना चाहते हैं तो उन्होंने भी फिर आगे उन्हें गो अहेड दिया और तब जाके यहाँ के लोकल्स जो हैं और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वाले उन्होंने मिल के इस ऑपरेशन पे काम किया। और इतनी भीषण आग थी ये कि आपको बताऊं, करीबन इस वक्त जब हम इस साइड पे पहुंचे हैं तो उस टाइम असेस नहीं कर पाए थे, करीबन 25 घर हैं जो अभी तक जल चुके हैं। अब यहाँ पे यही सवाल होता है जैस्मिन कि अब इस कंपनसेशन जो है, कंपनसेशन कैसे होगी। और ये जो लोग हैं यहाँ पे, कोशिश करूंगा मैं उनसे बात करने की। अब यह है कि एक तो कंपनसेशन कैसे होगी और दूसरा ये है कि एग्जैक्ट जो नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है, वो कितना हुआ है वो भी थोड़ी देर में आपको बता देंगे। जो हमारे यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के, उनसे बात करके। और ओवरऑल अगर हम अब बात करें तो कल रात बहुत ही लंबा ऑपरेशन चला जिसमें ये जो तवारीखी मस्जिद है, बाजार मस्जिद जो बोहरी कदल में है शहर खास में, वो जली और उसके ही चलते जो आसपास के करीबन 20 से 22 स्ट्रक्चर्स हैं वो जल गए। आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरीके से लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए किस तरीके से कितने उदास हैं लोग क्योंकि बस अब कुछ
जो बचा हुआ है उस मलबे के अंदर कहीं ना कहीं वो ढूंढ रहे हैं। और यहाँ पे थोड़ा इसलिए भी केयरफुल रहना पड़ेगा जैस्मिन कि अब जो इन स्ट्रक्चर्स में आग लगी है, अब ये डायलेपिटेटेड कंडीशन में, तो कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर जो क्रम्पल हो रहे हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता करके नीचे गिर रहे हैं, तो लोगों को भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पे कोशिश करते हैं जैस्मिन, अगर हम कुछ लोगों से अगर बात कर पाए तो इट्स ओके, अदरवाइज वी कैन अंडरस्टैंड। कह सकता हूँ जी, आप बात कर लेंगे हमसे 2 मिनट बस। आप नाम बताएं अपना। नजीर अहमद। नजीर साहब, कल रात जब यहाँ शाम में जब आग लगी, हम लोग बिल्कुल यहाँ पे थे, रिपोर्ट कर रहे थे, काफी भीषण आग थी, कुछ कारण पता लगा क्या? हाँ, ये कारण तो यहाँ तो इन्होंने दरसगाह खोली है, यहाँ तो इसको दारुल उलूम कहते हैं। तो इनके उधर बच्चे भी थे, 50 के करीब बच्चे पढ़ रहे थे। तो इनका तो एक ही उस्ताद था, वही इमामत भी करता था और वही बच्चों को 50 बच्चों को पढ़ाता भी था। तो हमने इनको इससे पहले भी कहा था कि यहाँ मुश्किलात हैं, कंजक्टेड एरिया है, यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर इन्होंने एक भी बात नहीं मानी है। तो जब हमारा नहीं चला तो अनफॉर्चुनेटली ये तीसरा एक्सीडेंट एपिसोड हो गया। हमें याद है जब 26 नवंबर को भी यहाँ पे आग लगी। सर, यह सर 26 नवंबर को हमने इनको कहा भी उस वक्त कि बात इस तरह है, ये कंजक्ट ये शिफ्ट करो किसी जगह, तो इन्होंने हमारी एक भी नहीं मानी। फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी हमने इनको रिक्वेस्ट की, एडमिनिस्ट्रेशन को भी, तो फिर उन्होंने ज्यादा तवज्जो भी नहीं दिया उस वक्त। ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर इन्होंने अश्योर कर दिया हमें कि हम ये दोबारा नहीं होगा, अब तो अगर होगा वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। Nowadays he is not available, where he is, we don't know कहाँ है इस वक्त। वो इंतजामिया, जो मस्जिद इंतजामिया है, वो कहाँ है? वो लोग है ही नहीं, जो अपने घरों में बैठे, अपने महलों में बैठे हैं। हमारे तो यहाँ तो गरीब लोग रहते हैं, तो यहाँ तो खत्म हो गया हमारा सब कुछ, जल कर राख। आप तो देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, क्या कुछ है। अब तो हमारे किसी मोहल्ले वाले को यहाँ कुछ नहीं बचा। और सर कहीं ना कहीं अब एक कंपनसेशन मिलना चाहिए, क्योंकि हमने देखा जब इस नौयत के इंसिडेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं एक कंपनसेशन होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। सर मैं आपको एक बात बताऊं, आप कितना कंपनसेशन देंगे? There is a loss of in crores. Can you afford that? If you are affordable, you are welcome to you. बस ये तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे तो इससे पहले यहाँ मैं एक बात भूल गया, इससे पहले यहाँ हमारे बच्चों, यहाँ जो मोहल्ले के बच्चे थे, उन्होंने इनको कहा भी ये दरसगाह चल रहा है, ये हम चलाएंगे। फिर उनको FIR दर्ज किया नवाटा पुलिस स्टेशन में। फिर इन बच्चों को इतना पीटा, इतना मारा। अल्लाह पाक की कसम, आई एम द विटनेस ऑफ दैट टाइम। तो हुआ ये कि पुलिस के प्रेशर से उस वक्त यहाँ बेचारे ये छोटे बच्चे थे, ये प्रेशर में आ गए, फिर कोई कुछ नहीं कह रहा था उनको। तो कल हमारे तो यहाँ DC साहब आ गए, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे, जहाँ यह तीसरा एपिसोड हुआ हम तो इसका इंक्वायरी पूरी करेंगे। हम उसी बात पर खड़े हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े हैं, पुलिस के साथ खड़े हैं, फायर एंड इमरजेंसी के साथ खड़े हैं, आप मीडिया लोग आ रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। तो वी आर कोऑपरेट ऑल द पीपल्स ऑफ द मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन। जी सर, हम तो कोऑपरेट कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम आगे भी करेंगे। तो देखा आपने जैस्मिन किस तरीके से जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं उनका ये कहना है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं इस जगह का कि 26 नवंबर 2023 की जब मैं बात करता हूँ, 26 नवंबर 2023 को भी सेम इसी मस्जिद में, इसी एरिया में आग लगी हुई थी और उस टाइम पे भी कारण पता नहीं लग पाया था। अब आप देखिए इस वक्त, जैसा अभी भी मैं आपसे कह रहा था कि एक दरसगाह है यहाँ पर जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तालीम दी जाती है, दीनी तालीम दी जाती है, वहां से जो है आग नमूदा हुई है। और देखिए अभी भी कई सारी चीजें जो ऊपर से गिर रही है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो स्ट्रक्चर्स हैं, सरोज आप नजर बना के रखे। सरोज आप यहाँ पर बहुत ज्यादा माली नुकसान हुआ है और जिस तरह से यहाँ के नुमाइंदे, यहाँ के बाशिंदे ये कह रहे हैं कि DC भी यहाँ पर आके गए थे और एक कड़ी कार्रवाई की, इंक्वायरी की उन्होंने बात कही। आप नजर बना के रखे। सरोज आपसे जुड़ेंगे, दोबारा जानकारी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी। वक्त एक ब्रेक का, उसके बाद बात करते हैं हिमाचल की।